भारत और रूस दो ऐसे मित्र जिनका याराना वक्त की बिसात पर आजमाया हुआ है। हालात चाहे कैसे भी हों, दुनिया चाहे कहीं भी जाए, लेकिन इन दोनों की दोस्ती हमेशा कायम रही। और दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल ये कि जब जब भारत को रूस की जरूरत पड़ी या फिर जब जब रूस को भारत की जरूरत पड़ी, हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ नजर आए। भले ही रूस और यूक्रेन में युद्ध जैसे माहौल हो, तब भी भारत ने एक तरफा फैसला न लेते हुए न्यूट्रल खड़े होने की ही बात कही, जिसको रूस ने हमेशा सराहा। और आज दोनों अपनी दोस्ती की एक नई मिसाल देने जा रहे हैं। बीते 7 दशक में भले ही वर्ल्ड ऑर्डर बदले हों या भारत और रूस में अंदरूनी राजनीतिक समीकरण बदले हों, लेकिन जो बात नहीं बदली वो है भारत और रूस का वो संबंध जो मोदी और पुतिन के दौर में और मजबूत हुआ है। INSTC या तो फिर नॉर्दर्न सी रूट यानी चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर, इन पर हम आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जल्द ही इस दिशा में प्रगति होगी। इससे ट्रांजिट टाइम घटेगा, कॉस्ट कम होगी और बिजनेस के लिए नए मार्केट्स खुलेंगे। दुनिया भारत और रूस की दोस्ती की मिसाल यूं ही नहीं देती। भारत रूस के बीच 23वें द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन से पहले ही रूस ने भारत को रिलॉस के तौर पर एक बड़ी गुड न्यूज दी है। भारत और रूस के बीच रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट को रूसी संसद के निचले सदन डूमा ने मंजूरी देकर ये साफ कर दिया कि भारत और रूस की दोस्ती बदलते वैश्विक परिवेश के बीच और भी मजबूत होती जा रही है। रिलॉस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर पाएंगी। यानी रूस के सैन्य बंदरगाहों, एयरबेस या सुविधाओं का इस्तेमाल भारतीय नौसेना और वायुसेना कर सकेगी। ये इस्तेमाल सिर्फ ईंधन भरने, मरम्मत, स्टॉक रिफिल, मेडिकल सपोर्ट, ट्रांजिट और मूवमेंट जैसे कामों के लिए होगा। रिलॉस समझौते के तहत जंग या किसी सैन्य संघर्ष के दौरान मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। ये सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट और पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए है। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब है कि देश एक दूसरे की सेनाओं को जरूरत पड़ने पर ईंधन, सामान, मरम्मत जैसी मदद दें। वहीं पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन का मतलब है कि शांतिपूर्ण समय में देशों की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग और सहयोग करें। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में अब तक के सबसे अहम रक्षा समझौतों में से एक माना जा रहा है। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं। हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। भारत के लिए सिर्फ एक लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाने का अवसर भी है। इस समझौते से भारतीय नौसेना को रूस के आर्कटिक क्षेत्र के बंदरगाहों और नॉर्दर्न सी रूट तक पहुंच मिलेगी, जिससे ध्रुवीय इलाकों में उसकी संचालन क्षमता और वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिलेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा बहुत खास है। पुतिन दरअसल आज दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो एशिया के अपने सबसे पुराने दोस्त के साथ आज भी खड़े हैं। यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि इस वक्त पश्चिम जिस तरीके से पुतिन के खिलाफ है या रूस के खिलाफ है, ऐसे समय में पुतिन का भारत आना साफ तौर पर दिखाता है कि पुतिन के साथ कौन खड़ा है। यानी कि भारत और पुतिन, यानी भारत और रूस दोनों की दोस्ती कितनी गहरी है। ये एक तरीके से संदेश पश्चिम के लिए भी है। भारत और रूस की दोस्ती समय की बुनियाद पर परखी हुई है। भारत ने जब जब मुश्किलों का सामना किया, रूस भारत की मदद के लिए सबसे आगे खड़ा रहा।
रूस के साथ रिश्तों की डोर इतनी मजबूत है कि वक्त का कोई भी थपेड़ा इसे कमजोर नहीं कर सकता। भारत रूस के साथ अपने पुराने संबंधों को मजबूत करने की बात दोहराता रहा है और यही अमेरिका के लिए चिंता की बात है। SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में मोदी और पुतिन जब मिले थे, तब इन दो दोस्तों की जबरदस्त केमिस्ट्री ने दुनिया को ये बता दिया कि अब एक तरफा वैश्विक व्यवस्था नहीं चलेगी और किसी तीसरे देश के दबाव में भारत रूस की दोस्ती का दौर भी नहीं थमेगा। भारत और रूस के बीच में बड़ा कारोबारी रिश्ता है और दोनों देश एक दूसरे से कई जरूरी चीजों का आयात निर्यात करते हैं। तेल और हथियार इसमें अहम है, जिसमें रक्षा सहयोग दोनों देशों के संबंधों की रीढ़ बना हुआ है। रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है। MiG-21 से शुरू हुआ ये सफर आज अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे एडवांस हथियारों तक पहुंच चुका है। S-400 को भारत ने साल 2018 में रूस से $5.4 अरब में खरीदा था। इसकी ताकत पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान दुनिया ने देखी थी। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की शानदार कामयाबी के बाद अब भारत की नजर रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर किलर ड्रोन तक मार गिराने में सक्षम है। यही नहीं, S-500 की मदद से अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे दुश्मन के सैटेलाइट को भी मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इससे हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करके मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो ये 600 किलोमीटर तक है। वहीं टारगेट को ट्रैक करने की बात करें तो ये एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। रूस भी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को देने के लिए इच्छुक है। यही नहीं, रूस S-500 की तकनीक को भी भारत को ट्रांसफर करना चाहता है। इससे S-500 को भारत में बनाकर इसे दूसरे देशों को भी निर्यात करने का रास्ता आसान बन सकता है। रूस अगर भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वैश्विक प्रतिबंध, क्योंकि विश्व ने एक तरीके से रूस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। और एक और बड़ी वजह है रूसी कंपनी अल्मास आंटे, जो कि सीधे तौर पर अपने प्रोडक्ट्स को वैश्विक बाजार में बेच नहीं पाएगी। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की डील बहुत अहम है। रूसी कंपनी अल्मास आंटे इसको बना रही है और वो चाहती है कि भारत के साथ इसकी डील हो जाए, क्योंकि अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो एक रास्ता खुलेगा मित्र देशों के साथ इसका व्यापार करने का। S-500 का रिस्पांस टाइम महज 3 से 4 सेकंड का है, जो ये बताता है कि दुश्मन चाहे कितना भी फुर्तीला क्यों ना हो, उसे रोकने के लिए S-500 हमेशा तैयार है। S-500 करीब 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से काउंटर अटैक कर सकता है। यही नहीं, एक साथ 10 सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को निशाना बना सकता है। S-500 लेटेस्ट एयर डिफेंस का रडार है और साथ में रडार ही नहीं, इसमें ये सर्वेलेंस करता है, डिटेक्ट करता है और साथ में टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। इसका डिटेक्शन सिस्टम है और इसके साथ मिसाइल है जो कि किसी भी एरियल ऑब्जेक्ट को आसानी से डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकती है। आपने S-400 का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। S-500 उससे भी एडवांस वर्जन है। ये तकरीबन जो एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट है उसके समकक्ष खड़ा होता है। रूस का दावा है कि S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अत्याधुनिक रेडार से दुश्मनों के स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी बच नहीं पाएंगे। S-500 डिफेंस सिस्टम 91N6AM लॉन्ग रेंज रेडार, एक्स बैंड फायर कंट्रोल रेडार और मल्टी बैंड फेज्ड एरे तकनीक से लैस है। ये न सिर्फ स्टेल्थ फाइटर जेट्स को पकड़ सकता है, बल्कि उन्हें मार गिराने की भी क्षमता रखता है। S-500 डिफेंस सिस्टम में 77N6 और 77N6N1 मिसाइल्स लगी हैं, जो हर सेकंड मीलों का फासला तय करती हैं। मैक 5 की रफ्तार से उड़ रहे एरियल टारगेट्स को मार गिराने का भी मादा है S-500 डिफेंस सिस्टम के पास।
रक्षा जानकारों के मुताबिक S-500 के जरिए लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स या स्पेसक्राफ्ट को भी मार गिराया जा सकता है। S-500 के रडार को जाम नहीं किया जा सकता है और स्टेल्थ फाइटर जेट को भी डिटेक्ट कर उसे उड़ाया जा सकता है। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, जो एआई ड्रिवन है। बेसिकली ये लो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, एआई ड्रिवन है। सिग्नल प्रोसेसिंग, जो सिग्नल ये रिसीव करता है उसकी ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है, ऑटोमेटिक लॉकिंग है, और इसके तहत वो अपना जो डिस्ट्रक्शन के लिए जो मिसाइल है वो ऑटोमेटिक लॉन्च करता है, जिससे कि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। कहने का मतलब ये कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रडार सिस्टम इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है, जो कि एआई जनरेटेड है, और ये इतना कम सिग्नेचर देता है कि इसका डिटेक्शन, ये एक तरीके का पैसिव सिस्टम आप कह सकते हैं। S-500 की तकनीक के ट्रांसफर से भारत आसानी से इसके रेडार, इंटरसेप्टर मिसाइल्स और कमांड सिस्टम को लाइसेंस के तहत बना पाएगा। अगर भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लेता है तो ये S-400, प्रोजेक्ट कुशा, MRSAM, आकाश नेक्स्ट जनरेशन और मौजूदा आकाश मिसाइल सिस्टम्स के साथ मिलकर एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार कर लेगा। ये नेटवर्क कम ऊंचाई से लेकर अंतरिक्ष तक फैले खतरों को रोकने में सक्षम होगा। प्रोजेक्ट कुशा पहले ही भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कवच के रूप में विकसित हो रहा है। वहीं S-500 का शामिल होना भारत को चीन के मुकाबले टेक्नोलॉजी में बढ़त दिला सकता है। भारत और रूस के संबंध हथियारों की खरीद और बिक्री से ऊपर उठकर अब इनके अनुसंधान, विकास और डिजाइन तक पहुंच गए हैं। रूस ने भारत को T-90 टैंक की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है और इसी के साथ साथ Su-30 की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र की है, जिससे अब भारत अपने यहाँ ही लाइसेंस के तहत निर्माण कर रहा है। और इसके अलावा दोनों ही देश मिलकर सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल पर भी काम कर रहे हैं। सुखोई 30 MKI को भारतीय वायुसेना की रीढ़ माना जाता है। एयरफोर्स के पास चौथी पीढ़ी के इन फाइटर जेट्स के करीब 260 यूनिट्स हैं, जिनमें करीब 200 विमानों को भारत में ही अपग्रेड किया जा रहा है। इसका मकसद सुखोई 30 MKI को एक बेहद शक्तिशाली 4.5 प्लस जनरेशन फाइटर में बदलना है। सुखोई में सैटर्न AL-31F सीरीज के 3 इंजन लग जाने के बाद इसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। इससे इंजन का थ्रस्ट लेवल 12.5 टन से बढ़कर 14.5 टन हो जाएगा और इसकी स्पीड हो जाएगी सुपरसोनिक। इंजन थ्रस्ट बढ़ने के कारण ये लद्दाख जैसे दुर्गम युद्ध क्षेत्र में भी काफी प्रभावी होगा। नए अपग्रेडेड सुखोई 30 MKI में ज्यादा एडवांस विरूपाक्ष ऐसा रडार लगाए जाएंगे। इसमें गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी है जो इसे दुनिया का सबसे एडवांस रडार बनाता है। ये 250 से 300 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के 40 टारगेट्स के बारे में एक साथ जानकारी देता है। इसके साथ ही ये दुश्मन के विमानों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जाम कर सकता है। मौजूदा समय में दुश्मन के विमानों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जाम करने की तकनीक सबसे आधुनिक है और भारत ने इस तकनीक को हासिल कर लिया है। यानी भारत अब आसमान में ही दुश्मन के विमानों को लॉक करने की क्षमता रखता है। दरअसल ये तकनीक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की अहम तकनीक है, जिसे सुखोई के तरकश में जोड़ा जा रहा है। Su-30 MKI में नए हथियार लगाए जाएंगे, जैसे कि हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, और इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल भी इसकी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। यानी इस तरीके से इसको और ज़्यादा अपग्रेड करने की कोशिश हो रही है ताकि ये 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का मुकाबला कर पाए।
सुखोई 30 MKI ट्विन सीटर मल्टी रोल लॉन्ग डिस्टेंस फाइटर जेट्स हैं। इन्हें अब भारतीय वायुसेना के लिए HAL के लाइसेंस के तहत बनाया जाता है। मौजूदा सुखोई लड़ाकू विमानों को और भी घातक बनाने के लिए एक बड़ी स्वदेशी अपग्रेड योजना पर काम चल रहा है। इसके तहत इनमें उन्नत रेडार, एवियोनिक्स, लंबी दूरी के हथियार और मल्टी सेंसर फ्यूजन जैसी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी ताकि ये अगले 30 साल तक हवाई लड़ाई लड़ने में सक्षम रहें। अपग्रेडेड सुखोई में एडवांस्ड एवियोनिक्स और कॉकपिट सिस्टम होगा, यानी नए फाइटर जेट में स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल डिस्प्ले और अपग्रेडेड मिशन कंप्यूटर्स होंगे। इसकी मदद से पायलट को जंग के मैदान में बेहतर और सटीक जानकारी मिलेगी। बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट से भी इसे लैस किया जाएगा, जो सुखोई को दुश्मन के रडार में आने से बचाएगा। साथ ही दुश्मन की मिसाइल के आने की खबर भी देगा। इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर्स होंगे, शेफ और फ्लेयर्स डिस्पेंसर्स होंगे ताकि इमरजेंसी हालात में सुखोई फाइटर खुद को और प्लेन को बचा पाए। सुखोई को लेकर प्लानिंग ये भी है कि सुखोई 30 MKI को मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग यानी MUMT तकनीक से लैस किया जाएगा, जिससे सुखोई फाइटर जेट के साथ हमलावर या निगरानी ड्रोन्स भी उड़ान भर सकेंगे। इन ड्रोन्स को सुखोई से ही कंट्रोल या संचालित किया जाएगा। इससे हमारी वायुसेना को ये फायदा होगा कि जहां तक फाइटर जेट जा सकता है, उससे आगे ड्रोन भेजकर हमला किया जा सकेगा या फिर निगरानी के काम करवाए जा सकेंगे। भारतीय सेना आज अपने बूते पर कई नए हथियार और उपकरण तैयार कर रही है। इसमें रूस का सबसे बड़ा सहयोग रहा है। दरअसल अभी तक रूस के साथ भारत की जितनी भी डील हुई है, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए रूस के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी वायदा हुआ, जो कि आज रूस बाखूबी निभा भी रहा है। और इसीलिए ये तमाम हथियार अब भारत में बनने शुरू हो गए हैं और ये भी एक भरोसा है अपने दोस्त रूस पर। 1960 के दशक से भारत रूस के रक्षा संबंध चले आ रहे हैं। आज भी भारत की सेना में जो हथियार, टैंक, मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमान हैं, उनमें से करीब आधे रूस से आए हैं। SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि साल 2019 से 2023 के दरमियान भारत के कुल हथियार आयात का 49% हिस्सा रूस से आया। सालाना रक्षा व्यापार लगभग 2 से 3 बिलियन डॉलर यानी 16,000 से 24,000 करोड़ रुपए का होता है। भारत के रक्षा संबंध पहले सोवियत संघ और बाद में रूसी संघ के साथ किसी भी दूसरे देशों के साथ के संबंधों से न सिर्फ अलग हैं, बल्कि बेहद खास हैं। बीते 6 दशक से रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस ट्रेड पार्टनर रहा है। साल 2025 में अब तक भारत ने रूस से 60 बिलियन डॉलर से ज्यादा का रक्षा सामान खरीदा है, जो कुल आयात का 60% है। भारत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है, फिर भी ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि साल 2020 से 24 के दरमियान भारत वैश्विक हथियार आयातकों में दूसरे पायदान पर रहा। भारत ने दुनिया के कुल हथियारों का 8.3% खरीदा। इस दौरान भी रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्ति करता रहा। भारत के हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 36% थी। इसके बाद फ्रांस से 33% हथियार खरीद हुआ और इजराइल से 13% वेपन इंपोर्ट हुआ। भारत रूस से आमतौर पर इसलिए हथियार खरीदता है क्योंकि रूस भारत को अत्याधुनिक और बेहद जरूरी हथियार जैसे सबमरीन, मिसाइल बोट 1960 के दशक से ही दे रहा है। वहीं पश्चिमी देश तब इसे भारत को देने के इच्छुक नहीं थे, वो भी तब जब हिंद महासागर दुनिया भर के जहाजों के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग है। यही नहीं, साल 1987 में सोवियत संघ ने भारत को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल से लैस सबमरीन K-43 को लीज पर दिया था। रूस ने भारत को कम से कम 3 अकुला क्लास पनडुब्बियां लीज पर दी हैं। हालांकि लीज खत्म होने के बाद ये रूस के पास वापस चली जाएंगी, लेकिन बावजूद इसके इस बात को सराहना होगा कि रूस ने किसी भी देश को पहली बार अपनी अकुला क्लास पनडुब्बी लीज पर दी थी और वो देश है भारत।
रक्षा जानकारों का कहना है कि रूस ने भारत को जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत को मजबूत करने के लिए बड़ी मदद दी। रूस ने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल दी, जिसे अब बड़े पैमाने पर तीनों ही सेनाओं में शामिल किया जा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के कई एयरबेस में जमकर तबाही मचाई। यही नहीं, रूस ने भारत को उन क्षेत्रों में तकनीक देने का ऑफर दिया है जिसे कोई भी देश देने के लिए तैयार नहीं है। रूस और भारत अब दोनों मिलकर अपने अगले वेंचर हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 पर काम कर रहे हैं। ये ब्रह्मोस 1 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा ताकतवर होगी और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये चीन की DF-17 के मुकाबले भी ज्यादा शक्तिशाली है। ब्रह्मोस 2 के बाद भारत के पास ब्रह्मोस के 3 वेरिएंट होंगे। एक ब्रह्मोस जिसका इस्तेमाल हो रहा है, ब्रह्मोस NG जिसका निर्माण अभी चल रहा है, और ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे बनाने के लिए भारत और रूस जल्द काम शुरू करने वाले हैं। सोचिए, जिस ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को आज की तारीख में गिने चुने मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ही इंटरसेप्ट कर सकते हैं, अगर उसका हाइपरसोनिक वेरिएंट भी बन जाए तो क्या होगा। ब्रह्मोस हाइपरसोनिक के पूर्व निदेशक अतुल राणे ने रूसी न्यूज एजेंसी RT को एक इंटरव्यू में कहा था कि अब रूस और भारत दोनों मिलकर ब्रह्मोस हाइपरसोनिक पर काम शुरू कर चुके हैं। यानी एक बात तो तय है और साफ है कि अब भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुका है। ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड कितनी होगी, फिलहाल इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन रक्षा मंत्रालय से जुड़े कुछ थिंक टैंक मानते हैं कि ब्रह्मोस 2 की स्पीड मैक 5 से मैक 8 तक होने वाली है, जिसकी रेंज भी करीब 1500 किलोमीटर तक होगी। इसमें स्क्रैम जेट इंजन लगाया जाएगा जो हवा से ऑक्सीजन खींचकर ज्यादा स्पीड और लंबी दूरी तक मिसाइल को उड़ान भरने की क्षमता देगा। इसके वजन को भी घटाकर लगभग 1.3 टन रखा जा रहा है ताकि इसे हल्के लड़ाकू विमान जैसे तेजस से भी दागा जा सके। ब्रह्मोस 2 जो मिसाइल है ये एडवांस वर्जन है ब्रह्मोस 1 का। ब्रह्मोस 1 ने अपना ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया हुआ है। उसकी जो मारक क्षमता थी, जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी, वो बहुत ही काबिले तारीफ थी। अब जब ब्रह्मोस 2 है, इसमें देखिए एक स्पेशल फीचर डाला गया है। वो एक इसकी जो मैक स्पीड जो है वो 6, 7 और 8 तकरीबन 8 मैक स्पीड पे जा सकते हैं, यानी सुपरसोनिक मिसाइल बनेगा। और इसकी जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है वो काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है। वो डीप जो बंकर हैं, जो अर्थ के अंदर जो अंडरग्राउंड बंकर है, उसमें वो डीप पेनिट्रेशन कर सकता है और उसको स्ट्राइक कर सकता है। लिहाजा ये एक एडवांस सिस्टम है। तमाम तरीके के देश जो अपना दुश्मन की एयरक्राफ्ट मिसाइल से बचने के लिए अंडरग्राउंड बंकर बनाते हैं, अंडरग्राउंड रिसर्च लैब बनाते हैं, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाते हैं, उनको ये टारगेट करने में सक्षम है। ब्रह्मोस 1 भी भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है, जिसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। ये मिसाइल मैक 3.5 की रफ्तार से उड़ान भरती है और इसे थल, वायु, नौसेना और पनडुब्बी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। आज भी रूस और भारत के बीच ऐसे संबंध हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, चाहे वो तकनीक हो या फिर दोस्ती हो, और इसी को सच्ची दोस्ती कहा जाता है। जब भारत रूस के किसी भी हथियार का इस्तेमाल करता है तो उसमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती। यहाँ तक कि रूस भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी हमेशा राजी रहा है, लेकिन ये बात अमेरिका के साथ नहीं है। भारत के साथ दशकों से रूस दमदार दोस्त बनकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। भारत और रूस की दोस्ती का एक समृद्ध इतिहास भी रहा है। भारत रूस दोस्ती की नींव 21 दिसंबर 1947 को पड़ी थी। तब से अब तक कई बार दुनिया में उथल पुथल मची, लेकिन इसका असर भारत और रूस के रिश्तों पर पड़ा नहीं। भारत को आजादी मिले 4 महीने गुजर गए थे, लेकिन भारत को उसका असली दोस्त अब तक नहीं मिला था। 21 दिसंबर 1947
रविवार के दिन सोवियत संघ का एक दंपति अपने बच्चों के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। उनका नाम था किरिल नोविकोव। इन्होंने ही भारत और रूस के अटूट रिश्ते की नींव रखी। ये आजाद भारत के पहले रूसी एम्बेसडर थे। 27 मार्च 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सोवियत संघ सरकार ने एक गाय गिफ्ट की थी। उस वक्त सोवियत राजदूत इवान बेनेडिक्टोव ने गाय की रस्सी नेहरू को थमाई तो वो तुरंत उसे चारा खिलाने लगे। भारत किसी को गाय गिफ्ट कर दे ये बात समझ आती है, लेकिन कोई और देश हमारे पीएम को गाय गिफ्ट कर दे, मतलब कि दोस्ती को गाढ़ा करने का एक भी मौका ना छोड़ना। 22 जून 1962 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के साथ सोवियत संघ खड़ा हो गया। कश्मीर मुद्दे पर तत्कालीन सोवियत संघ ने भारत का समर्थन करके पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया। दरअसल सुरक्षा परिषद में आयरलैंड ने भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दे पर एक प्रस्ताव पास किया और इस प्रस्ताव के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, वेनेजुएला, चीन जैसे कई देश शामिल हुए। लेकिन यहीं पर रूस ने अपनी सच्ची दोस्ती दिखाई। रूस ने यहाँ भारत के पक्ष में खड़े होकर दिखा दिया कि दुनिया चाहे भारत के खिलाफ हो, लेकिन रूस भारत के साथ खड़ा है। और इस प्रस्ताव का मुख्य तौर पर मकसद यही था कि कश्मीर को भारत से छीना जाए और पाकिस्तान को दे दिया जाए। भारत के विकास की आधार रखने में भी रूस का अहम योगदान माना गया है। देश के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए स्टील प्लांट लगाने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन तब प्लांट लगाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। भारत ने दोस्त रूस की ओर देखा, उसने फौरन खास मदद भेजने का ऐलान कर दिया और साल 1966 में बोकारो स्टील प्लांट की आधारशिला रखी गई। 1971 युद्ध के दौरान पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने जहाज बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना कर दिए। अमेरिका का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी की ओर आ रहा था। अमेरिका चाहता था कि पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश बन चुका है, वहां भारतीय सेनाएं पहुंच न पाएं। इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में तैनाती का आदेश देकर रवाना कर दिया गया था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने अपनी सेना को खुली छूट दे रखी थी कि वो भारत पर सीधे हमला करे। एंटरप्राइज के कैप्टन को कोई संदेश नहीं मिला, लेकिन ठीक ऐन वक्त पर रूस ने भारत के पक्ष में ऐसी चाल चली कि अमेरिका को भागना पड़ा। रूस ने भारत को बताया कि अमेरिका उसके साथ क्या करने वाला है। भारत ने भी जवाब में कहा कि हमारे वॉलंटियर फाइटर पायलट अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर एंटरप्राइज पर आत्मघाती हमला करने के लिए तैयार हैं। तब रूस ने खतरनाक चाल चली। सोवियत नौसेना के प्रमुख एडमिरल गोशकोर्ब ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को पानी की ऊपरी सतह पर लाने को कहा ताकि अमेरिकी सैटेलाइट उसकी तस्वीर खींच पाएं। रूस की नौसेना की SSGN यानी क्रूज मिसाइल से लैस इस पनडुब्बी को बंगाल की खाड़ी के पास समंदर में ऊपरी सतह पर लाया गया। हुआ भी वही जो रूस चाहता था। अमेरिकी सैटेलाइट ने तस्वीर ली। सैटेलाइट तस्वीर में अमेरिका ने जैसे ही देखा कि बंगाल की खाड़ी के पास ही रूस की न्यूक्लियर सबमरीन तैनात है, उसके होश उड़ गए। अमेरिकी नौसेना खौफ में आ गई। अगर उन्होंने भारत पर हमला किया तो रूस की पनडुब्बी उनका कैरियर डुबो देगी। अमेरिका रूस के साथ युद्ध नहीं करना चाहता था। मजबूरी में यूएसएस एंटरप्राइज को नए निर्देश दिए गए। अमेरिकी एयरक्राफ्ट ने दिशा बदली और वो श्रीलंका चला गया। वो बंगाल की खाड़ी में जा नहीं पाया। भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट 1975 में बनाया था और ये रूस की मदद से बना था। इसके बाद 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा रूस के ही स्पेस शटल COST-11 में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे और यहीं से भारत और रूस के रक्षा संबंध और ज्यादा मजबूत होते चले गए। भारत दुनिया भर में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार रहा है और रूस से वो सबसे ज्यादा हथियार खरीदता रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि हम भारत को एक बड़ी शक्ति, एक मित्र राष्ट्र और समय के साथ परखे गए दोस्त के रूप में देखते हैं। पुतिन का ये बयान पिछले 5 दशक से चली आ रही बेमिसाल दोस्ती के नायाब मिसाल को बयां करती है।
भारत रूस का पुराना दोस्त है। दोनों ने एक दूसरे के साथ सच्ची दोस्ती भी निभाई है, यहाँ तक कि जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा और दुनिया हमेशा रूस के खिलाफ ही खड़ी रही, खासतौर पर पश्चिमी देशों की अगर बात करें, और यूएन में जब जब रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव हुआ, भारत हमेशा गैर हाजिर रहा। यानी ये दिखाने की कोशिश की कि अगर भारत रूस के साथ नहीं है तो वो किसी और के साथ भी नहीं है। यानी कि भारत ने हमेशा अपना न्यूट्रल स्टैंड रखा और एक तरीके से रूस के साथ तमाम तरह की डील्स भी करता गया। भारतीय सेनाओं के पास 86% हथियार रूसी मूल के हैं। जब लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सेनाएं आमने सामने आ गई थी, उस समय भारत काफी हद तक रूसी मूल के हथियारों पर ही निर्भर था। और अब पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने S-400 से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल कर इस भरोसे को कायम रखा। साल 2014 से लेकर अब तक भारत के करीब 55% रक्षा उपकरण रूस से ही खरीदे गए हैं। नौसेना की बात करें तो 41% से ज्यादा उपकरण रूस निर्मित हैं, जबकि वायुसेना के 2/3 उपकरण रूसी मूल के हैं। वर्षों से भारत और रूस के दरमियान बायर सेलर रिलेशनशिप, जॉइंट रिसर्च, डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सहयोग की नई इबारत लिखी गई है। भारत और रूस मिलकर दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण कर चुके हैं। वहीं रूस से अधिग्रहण लाइसेंस की मंजूरी मिलने के बाद देश में ही T-90 टैंक का अपग्रेडेशन हो रहा है। हिंदुस्तान की जो डिफेंस नीति है, पहले तो हम आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। जो भी कंट्री अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार रहता है और जिसके जो डिफेंस के प्रोडक्शन आज की डेट में स्टेट ऑफ आर्ट है, तो हम उससे नेगोशिएशन करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी के तहत हमने जर्मनी से पनडुब्बी, फ्रांस से राफेल और अमेरिका से जी के जो तेजस 2 के इंजन की डील की बातें आगे बढ़ी हैं। देखिए वो कहाँ तक मेटलाइज होती हैं, क्या आगे प्रोग्रेस होता है, ये देखने वाली बात है। हमने अपना जो एक्विजिशन जो डिफेंस एक्विजिशन है वो ओपन रखा है। रशियन इक्विपमेंट भी हम लेते हैं, नाटो के भी इक्विपमेंट लेते हैं, जो हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को मीट करता है, जो हमारे पाकिस्तान या चाइना एडवर्सरी को हर लेवल पे चेक करता है और काउंटर करने के लिए तैयार रहता है, और जो हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपना GSQR खुद सेट करते हैं। फिर देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट में कहाँ किस कंट्री पे कॉम्पिटिटिव प्राइस में अवेलेबल है, अकॉर्डिंगली हम उसको प्रोक्योर करते हैं। मौजूदा समय में भारत के सशस्त्र बलों की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे करीब 85% हथियारों और प्लेटफॉर्म्स की उत्पत्ति रूस या उसके पूर्ववर्ती राज्य सोवियत संघ में हुई है। मौजूदा दौर में हालांकि भारत और अमेरिका की दोस्ती भी अच्छी हुई है। ट्रंप और मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं। बावजूद इसके भारत और रूस की दोस्ती में किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा है। चाहे हम INS विक्रमादित्य की बात करें, पनडुब्बी INS अरिहंत की बात करें, या फिर डिफेंस सिस्टम S-400 की बात करें, इस तरह की कई ऐसी डील्स हैं जो भारत ने रूस के साथ की और रूस हमेशा सच्चे दोस्त की तरह भारत के साथ खड़ा रहा। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, लेकिन भारत के परंपरागत दोस्त रूस का मिजाज नहीं बदला। पिछले 76 साल में रूस को तमाम उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा, लेकिन रूस ने भारत का साथ नहीं छोड़ा और भारत ने भी रूस से सच्ची दोस्ती निभाई। इस दौरान दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार मजबूत होते रहे। दोनों देशों में सरकारें बदली, लेकिन दोस्ती का सिलसिला कभी थमा नहीं। आज भारत और रूस की दोस्ती दुनिया के सामने एक बार फिर मिसाल बनकर उभरी है। रण क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत संधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।